नमस्ते। मैं एडवोकेट दीपक मोटवानी। इसके पहले भी मैं आपके सामने आया था एक 175(3) बीएनएसएस को लेके और सीआरपीसी के 156(3) को लेके, जिसमें मैंने पार्ट ए का थोड़ा सा वीडियो बनाया था जो आपकी जानकारी के लिए इसमें यूट्यूब पे है, उपलब्ध है। अभी उसका पार्ट 2 मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा पार्ट ए में मैंने जैसे जानकारी बोला था कि आपको विस्तृत से मैं पार्ट 2 में अपनी और ये 175(3) के बारे में और कुछ जानकारी दूंगा। तो होता कैसा है कि 175(3) बहुत सारे जनरली अधिकारियों के अगेंस्ट में, अधिकारियों के आदेश के अगेंस्ट में लोग कोर्ट में जाते हैं। और कोर्ट में जाने का उद्देश्य उनका ये रहता है कि उनके ऊपर फौजदारी गुना दाखल होना चाहिए या म्हणजे क्रिमिनल एक्ट उनके ऊपर दाखल होना चाहिए। ये उद्देश्य से ये प्रोविजन का हर कोई यूज करना चाहता है 175(3) का। लेकिन इसमें अभी लॉ मेकर्स ने क्या किया है कि शासकीय अधिकारी, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीओ, एडिशनल कलेक्टर, ये सब लोग कॉलेज जुडिशियल में जज की डेफिनेशन में बैठते हैं। तो होता कैसा है कि जब ये कोई भी एक ऑर्डर अपना पास करते हैं, वो ऑर्डर एक क्वाजी जुडिशियल में जज के डेफिनेशन में पास किया हुआ ऑर्डर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक अगेंस्ट वाली पार्टी एक क्या होती है, व्यथित होती है। वो पार्टी व्यथित होके वो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के हिसाब से या रिवेंजफुल एक एटीट्यूड से एक पॉलिटिकल प्रेशर बना के वो संबंधित जिसने अधिकारी ने आदेश पारित किया है उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्ट कैसा उस पर अप्लीकेबल होता है या क्रिमिनल एक्ट में उसको कैसा लाया जाए, ये उद्देश्य से क्या करते हैं, वो सेक्शन 175(3) में अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और 175(3) की एप्लीकेशन फाइल करके वो ये बोलते हैं कि इन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग करके या किसी से पैसे लेके या अपना जो भी समझो एक एलिगेशन लगा के कि 175(3) के हिसाब से इन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट किया है, वो हिसाब से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जनरली फॉर्जरी की कार्रवाई होनी चाहिए, चीटिंग की कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब उनकी डिमांड रहती है। लेकिन होता कैसा है, अभी 175(3) में लॉ मेकर्स ने 175(4) लाई है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी शासकीय अधिकारी के खिलाफ अगर ये प्रोविजन में अगर कंप्लेंट कोर्ट को अगर प्राप्त होती है तो उसके उस कंप्लेंट के आधार पे सबसे पहले वो अधिकारी के सुपेरियर अथॉरिटी को या सुपेरियर अधिकारी को आपको नोटिस देके उससे ये माहिती लेना अनिवार्य कर दिया है कि ये जो आदेश हुआ या जो भी जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कोर्ट में आया है कि ये क्रिमिनल एक्ट किया गया है, ऐसा उसका जो कंप्लेंट का मानना रहता है, तो वो आधार पे उसके सरकमस्टेंसेस और फैक्ट क्या है ये उनके सुपेरियर अधिकारी को सुनना बहुत जरूरी है। तो सुपेरियर अधिकारी जब तक अपना पक्ष या वो कौन सी सिचुएशन में उसने संबंधित अधिकारी ने ऑर्डर पास किया है ये बात कोर्ट के सामने नहीं रखता, तब तक कोर्ट को ये इसमें 175(3) के तहत इन्वेस्टिगेट टू मैटर ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। और दूसरा इसमें और थोड़ा सा क्या लॉ मेकर्स ने और इसमें 175(4) में बी सब क्लॉज बी में क्या लाया है कि जो अधिकारी है, शासकीय अधिकारी है, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट के सामने कंप्लेंट आई हुई है उसको भी सुनना अनिवार्य किया है। म्हणजे एक सुपेरियर अथॉरिटी को भी सुनना चाहिए और जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है उसको भी सुनना चाहिए। जबकि 156(3) में पहले क्या था कि पहले किसके भी अगेंस्ट में अगर कंप्लेंट आ रही है, वो चाहे शासकीय अधिकारी हो, शासकीय कर्मचारी हो या कोई भी हो, उसको सुनना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अभी 175(3) बीएनएसएस में उसको सुनना भी अनिवार्य कर दिया है और उसके सुपेरियर अथॉरिटी को भी सुनना अनिवार्य किया है, ताकि कोर्ट के सामने ये सब बातें आ सके कि कौन से फैक्ट के अंतर्गत, कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत वो कृत्य किया गया है या फॉर वो जो ऑर्डर किया गया है ऐसा कोर्ट के सामने आना चाहिए। फिर इसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं वाकई में आदेश करते समय वो संबंधित अधिकारी ने कुछ तो भी गलत कृत्य किया है या क्रिमिनल एक्ट किया है, तो उसके आधार पे कोर्ट इन्वेस्टिगेट टू मैटर पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है। और उसके आधार पे इन्वेस्टिगेट टू मैटर अगर ऐसा आदेश अगर कोर्ट देता है तो पुलिस मशीनरी को मैंडेटरीली उसका एफआईआर वो संबंधित अधिकारी के खिलाफ दर्ज करनी पड़ती है। क्योंकि इन्वेस्टिगेट टू मैटर ये जो जस्ट एक ऑर्डर है इन्वेस्टिगेट टू मैटर, लेकिन इन्वेस्टिगेट टू मैटर करने के लिए म्हणजे वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए संबंधित पुलिस मशीनरी को पहले एफआईआर दाखिल करना जरूरी रहता है, ताकि एफआईआर
दाखिल होने के बाद में ही वो उसमें वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। विदाउट एफआईआर दाखिल करते हुए, म्हणजे प्रथम खबर दाखिल न करते हुए वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। इसलिए उसका अर्थ जो रहता है ना, इन्वेस्टिगेट टू मैटर, ये जो आदेश रहता है इसका अर्थ ही यह है कि आप पहले एफआईआर दर्ज करो उसके खिलाफ और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करो। तो अब इसमें होता कैसा है कि इसमें जैसे ही मैंने बहुत अधिकांश ऐसे देखे हैं मेरे मित्र कि 175(3) में एप्लीकेशन उनके अगेंस्ट में कोर्ट के सामने अगर गई तो उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है, एक पैनिक सिचुएशन में वो लोग आ जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी 175(3) में थोड़ा सा इनको मुझे एक हिसाब से अपनी बाजू रखने का, अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा राइट इनको दिया गया है। और उसके अलावा मुझे उसमें 175(4) में क्लास ए में ऐसी लाया है कि सुपीरियर से भी उनके सब चीजें, सब सर्कमस्टेंसेस समझ कोर्ट के सामने म्हणजे एविडेंस के आधार पे, दस्तों के आधार पे कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि वाकई में क्या इसमें क्रिमिनल इंटेंशन उसका वो संबंधित अधिकारी का है कि नहीं है। इसीलिए इसमें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मतलब मैं ये वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहना चाहता कि आप कोई भी गैर कृत्य करो, लेकिन मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि आप अपने पद का गरिमा रखते हुए जो भी आप जो भी फेयर डिसीजन देते रहो। और आगे इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा एक एंटी करप्शन के बारे में और पीसीआर के बारे में, जैसे जो शासकीय अधिकारियों को एंटी करप्शन का ट्रैप होता है और ट्रैप होने के बाद में उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है और जो पीसीआर के नाम से जो उनका एक मेंटली हरासमेंट होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा कायदेशीर मुझे एक थोड़ी सी जानकारी देना मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तो मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश जरूर करूंगा कि अगला वीडियो मैं उस पर बनाऊं और जरूरी आप तक ये थोड़ी सी जो एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक शेयर करूं। चलो, धन्यवाद।